सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट हमने गुड जो इवनिंग है सर। गुड कैसीनो इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लास्ट हमने जो है वो आपका एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो पढ़े थे। एक्शनेबल क्लेम्स के बाद जो है रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दिस शुड बी द लास्ट क्लास। इसके बाद हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है बड़ा, वो रह जाएगा। बट बारिंग दैट मीन्स बड़े अच्छे से कवर हुए हैं ये जो चैप्टर्स हैं अभी तक के। एग्जाम में इन्हीं में ही कई बारी जो है वो 30-30 35-35 नंबर के पेपर आ जाता है, जैसे पिछले साल आया था। लार्जली इसी में से ही आया था। एक 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का आया था। बाकी सारा का सारा पेपर जो है जितना अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ाने लगा हूँ आज की क्लास में, उसी के अंदर से आ गया था। सो यू शुड बी डूइंग गुड अगर आप जितना पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो। ऑब्वियसली वी विल बी कवरिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, विदाउट गोज विदाउट सेइंग। उसके अलावा जब हम बीच में मे बी इनपुट टैक्स क्रेडिट से पहले जो मेरी एक प्रैक्टिकल क्लासेस रहती हैं रिटर्न फाइल करने वाली, उसमें मैं रिटर्न वाला चैप्टर भी साथ ही करा दूंगा। मे बी वी कैन डू दैट ओवर द नेक्स्ट वीक। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे को 2 क्लासेस जो है वो मिस करनी पड़ी। बट नाउ आई थिंक वी कैन डू इट, मैनेज इट स्मूथली। एक आध दिन बीच में मैं और नहीं हूँगा, बट रेस्ट ऑफ द डेज आई शुड बी देयर। सो it's a valuation of noted supplies. So what it is, section 15 subsection 5 allows means कुछ एक हमारी नोटिफाइड सप्लाईज हैं, बाकी सब में तो हमारा एक जो है वो जनरल रूल लगता है जो हमने लास्ट पढ़ा था, जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 वाला जो रूल है हर एक में वो लग जाता है। बट कुछ एक अपनी जो है वो नोटिफाइड डिफाइंड सप्लाईज है, वहां पर हम जो है वी गो एज पर जैसे हमको बताया गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो सप्लाई की वैल्यू डिफाइंड है वो उसी हिसाब से लगेगी। आपको वो प्री डिफाइन की हुई है, एज पर दी एक्ट है, एज पर दी रूल्स है। यहाँ एक्ट में डिफाइंड है या रूल्स में डिफाइंड है, ज्यादातर रूल्स में डिफाइंड है। जो रूल है समथिंग लाइक 32 सब रूल 2, then there is going to be 32 sub rule 3, then there is going to be 32 rule sub rule 4। उसके बाद रूल नंबर 33 होएगा, 34 होएगा, 35 होएगा। उसके तहत जितने भी आपकी जो है वैल्यूएशन करने के तरीके दिए होंगे वो होंगे। नंबर्स डराने के लिए हैं, आपने डरना नहीं है। अदरवाइज कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, आप एक बार सुन लेते हो, आपको लगता है एब्जॉर्ब हो गई, दूसरी बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगी, और गलती से तीसरी बार देख लोगे तो जिंदगी भर याद रहेंगी। तो कंसेप्ट वही है कि आपको जो ये किताब है ये कम से कम 3 बार खुद पढ़नी है। मीन्स एक बार मैंने सुना दिया आपको पढ़ के, उसके बाद 3 बार आपने खुद पढ़नी है। एक बार साथ साथ हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है तो अब पढ़नी शुरू कर दो। मीन्स एक जैसे जो चीज मैं अभी इस क्लास में लूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 6-7 स्लाइड्स आपको समझाता हूँ। 6-7 स्लाइड्स का मतलब होता है 10 पेज। तो वो 10 पेज आपने बिना पढ़े अगली क्लास में नहीं आना है हर हाल में। अब 10 पेज तो आज के लिए हो गए, कल के लिए जो 10 पेज हैं वो आप पहले से शुरू कर दो अगर नहीं किया है तो। अगर किया है, आधा अधूरा किया है, तो जहां से है वहां से शुरू कर दो, ताकि बाय द टाइम वी एंड दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी खत्म करें, तब तक आप अपने आप भी एक बार पढ़ चुके हो। सेकेंड एंड थर्ड विल बिकम रिलेटिवली वेरी इजी। पहली बार 10 पेज पढ़े जाएंगे तो दूसरी बार 30 पेज पढ़ के भी मन नहीं भरेगा, वो कहेगा यार ये तो सही है, इट्स एन एंजॉइंग थिंग।
मोर ओवर इट इज रेमुनरेटिव। मैंने बार बार कहा है कि ये सीधा सीधा जो है इट इज नथिंग बट जो है एकदम नगद सौदा है। इधर करोगे उधर अगले दिन से कमाना शुरू कर दोगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। So section 15 subsection 5 allows the government to notify certain supplies where the value will be determined in a prescribed manner। कैसे वैल्यू बतानी है वो उन्होंने पहले प्रिस्क्राइब किया हुआ है। जो जनरल वैल्यूएशन की कंडीशन है अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, इसको ओवरराइड कर दिया है, ओवर रूल कर दिया है कि तुम्हारी बात नहीं हम मानेंगे। जो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अंडर सेक्शन 5 15 सबसेक्शन 5 दी है, दैट इज अ सुपीरियर वन। ये अपने 15 सबसेक्शन जनरल थी, में 15 सबसेक्शन 5 ही लगेगा। ठीक है जी। तो दिस इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब इसको कौन रिकमेंड कर रहा है? वही जो पेरेंट बॉडी है, दैट्स जीएसटी काउंसिल। तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू क्रिएट स्पेशल वैल्यूएशन मेथड्स। स्पेशल वैल्यूएशन मेथड्स है जो क्रिएट किए जा रहे हैं अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 फॉर सप्लाईज वेयर द नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड इज ईदर डिफिकल्ट टू असर्टेन और इज नॉट कंसिडर्ड ए ट्रू रिफ्लेक्शन। या तो निकालनी मुश्किल है जी, आपकी जो ट्रू वैल्यू है ट्रांजैक्शन वैल्यू दिख ही नहीं रही है आपको। अदरवाइज 15 सबसेक्शन 1 में क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वही आपकी जो है वो वैल्यू होती है। बट यहाँ या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी मुश्किल है, या फिर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। मींस वो सही वैल्यू लग नहीं रही। मींस वैल्यू जो है उससे डिफरेंट होनी चाहिए। ये वैल्यू कुछ गलत लग रही है, कुछ कमी लग रही है इस वैल्यू में। इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे एक बार कि क्या वैल्यू गलत क्यों लग रही है। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट हैज यूज्ड दिस पावर टू प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक वैल्यूएशन मेथड्स फॉर। कैसे? ये तीन जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई किए हुए हैं इन्होंने। पहला जो है दैट इज फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। आप अगर विदेश जाते हैं तो आप करेंसी एक्सचेंज करते हैं। आप जो है वो जैसे आप अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो आईएनआर, आईएनआर इंडियन नेशनल रुपी को आईएनआर कहते हैं, रुपीज भी कहते हैं, आईएनआर भी कहते हैं। आईएनआर इसको सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आस पड़ोस में कंट्रीज हैं वहां सब जगह रुपी ही चलता है। जैसे पाकिस्तान में रुपी है, श्रीलंका में भी रुपी है, और क्या कहते हैं कहीं इंडोनेशिया में रुपया है। तो वो मिलती जुलती करेंसीज हैं, इसलिए हमने अपनी करेंसी को एज आईएनआर आइडेंटिफाई करवाया हुआ है, या दूसरी कंट्रीज ने इसको आईएनआर जो है वो बोला हुआ है। जैसे पाकिस्तान से रुपया जो होता होगा, पाकिस्तानी रुपी जो होता होगा, उसे पाकिस्तानी रुपी कहते होंगे, खाली रुपी नहीं कहते होंगे। तो आप अपने आईएनआर को जो है वो डॉलर्स में कन्वर्ट कराएंगे। जब आप डॉलर्स में कन्वर्ट कराएंगे तो आपने पता चला कि यहाँ पर जो है पता 17,000 रुपए जो है वो कैश दिए, और 17,000 रुपए कैश के बदले में आपको मिलेगा क्या अल्टीमेटली? यू टेंड टू गेट $200। $200 मिल जाएंगे आपको। 17,000 रुपए दिया, अगर 85 रुपए का डॉलर है तो एक डॉलर 85 रुपए का है, तो आपको मीन्स 17,000 डिवाइडेड बाई 85 करके वो पकड़ा देगा। 17 5 ये 85 हो गया, 5 ये 1000 बचा था, तो $200 जो है वो दे देगा। अब आपको जो सर्विसेज डिलीवर हुई हैं वो कितने की हुई हैं, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि आप जब ये काम करवाने जाएंगे तो वो किसी करेंसी डीलर के पास जाएंगे। करेंसी डीलर जो है उसको आप 80 ये 17,000 रुपीज दिए थे, और उसने आपको $200 जो है उसके कन्वर्ट करके दे दिए। मीन्स आप जो है जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे 17, इसकी जगह आप उसको 1,70,000 दे देंगे तो वो आपको $2,000 दे देगा। तो उसने आपको सर्विसेज कितने की दी? क्योंकि ट्रांजैक्शन तो यहाँ पर दिख रही है $2,000 की हुई है, या 1,70,000 रुपए की हुई है। अगर 1,70,000 रुपए आपने कन्वर्ट कराए हैं तो ये सर्विस जो सर्विस हुई है आपको क्या 1,70,000 रुपए की सर्विस है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क दैट कम्स टू यू। नहीं यार, इसने कोई 1,70,000 की सर्विस थोड़ा ना दी है, पैसे मेरे थे। इसने जो करेंसी इंडिया में चलती है वो रख के मेरे को अमेरिका की करेंसी दे दी है। इसने सर्विस दी है मेरे को, बट इसका जो है मैं 1,70,000 रुपए के ऊपर जीएसटी थोड़ा ना दे दूंगा इसको, विच इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन।
तो अब इसकी जो है वैल्यूएशन कैसे करनी है, दैट वैल्यूएशन विल हैपन अंडर रूल 32 सब रूल 2। उसमें उन्होंने बताया कि 32 सब रूल 2 में वैल्यूएशन कैसे होनी है। एंड लाइकवाइज जो है आपकी एयर ट्रैवल एजेंट के पास आप जो है हवाई जहाज का टिकट खरीदते हो तो आप उसकी सर्विसेज ले रहे हो। आप यहाँ तो टिकट जो है वो डायरेक्ट एयरलाइन से ले लेते, बट नॉर्मली हवाई जहाज का टिकट जो है, एयरलाइन का जो टिकट है वो आप 70-80% लोग जो है वो एयरलाइन का टिकट थ्रू एयर ट्रैवल एजेंट खरीदते हैं। पहले तो दुकानों पे जाके खरीदते थे, अब हम ऑनलाइन खरीद लेते हैं। मींस दैट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैन हैपन मे बी एट पेटीएम, किसी बैंक की साइट पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एजेंट्स जो एयर ट्रैवल का टिकट देते हैं। अब उसकी टिकट की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? जैसे आपने अगर जो है वो पता चला कि अमृतसर से दिल्ली आना है, अमृतसर से दिल्ली आने का जो टिकट है दैट कम्स एट ए प्राइस ऑफ ₹4000, 4000 रुपए का टिकट आता है। आपको ये 4000 रुपए का जो टिकट है इसके ऊपर ये तो एयरलाइन का टिकट है ना, हवाई जहाज का टिकट है। आपको जिस ट्रैवल एजेंट ने करा के दिया है उसकी सर्विसेज की वैल्यू कितनी माने? क्या 4000 रुपए होनी चाहिए? फिर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि नहीं, नो वे। ये तो टिकट मींस ये तो बेसिकली जो है ये एयर इंडिया की वैल्यू है। बीच में जो ट्रैवल एजेंट था वो चाहे एक हम्बल सा पेटीएम था या एक जो है वो इट कुड बी लाइक स्वतंत्र सिंह एंड कंपनी sitting there on just outside सांसी एयरपोर्ट, जो अमृतसर में एयरपोर्ट है उसके बाहर ही बैठा हुआ था। तो वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसकी जो सर्विस वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, दैट अगेन विल बी डिफाइंड बाय द सर्विस, बेसिकली सर्विस रूल्स, जो जीएसटी रूल्स हैं, जीएसटी रूल्स 2017 के तहत वो भी डिफाइन किया हुआ होगा जीएसटी रूल्स। इट वुड बी 32 सब रूल 3, उसके अंदर जो है हवाई जहाज का जो एजेंट है इसकी वैल्यूएशन बताई हुई है। देन देयर इज एन अदर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ये इस कंसेप्ट का लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर है तो हो सकता है जाते जाते धप्पा कर जाए। तो उस केस में आपको जो है इसको भी अच्छे से समझना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज, जो ये लाइफ इंश्योरेंस है इसका जो मीन्स आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी जो है वो नॉर्मली आपकी डिवाइडेड पॉलिसी होती है। व्हेन आई से डिवाइडेड पॉलिसी तो उसमें ये होता है कि पॉलिसी आती है समथिंग लाइक कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, 10 लाख रुपए की पॉलिसी है एंड इट इज अ पॉलिसी फॉर अ पीरियड ऑफ से 10 ईयर्स, 10 साल के लिए आपने पॉलिसी ली हुई है। और इसमें आपने जो प्रीमियम जमा कराना है वो प्रीमियम होता है हर साल का, पॉलिसी का जो आपने प्रीमियम जमा कराना है दैट इज समथिंग लाइक कि 70, 80, 90 हजार रुपए हर साल जमा कराने हैं। 90,000 एवरी ईयर यू हैव टू डिपॉजिट। आपके इन टोटलिटी जो है वो 9 लाख रुपए जमा हो जाएंगे अगर आप 10 साल तक रहते हैं तो। और जब आप जो है 10 साल तक बचे रहते हैं, मीन्स इफ यू डोंट मूव अवे, मीन्स इफ मैंने पॉलिसी कराई है और मैं जो है वो जिंदा रहता हूँ 10 साल बाद, तो इस 9 लाख रुपए के अगेंस्ट में मेरे को 10 लाख रुपए तो वो एक देता है कि ये तुम्हारा जो है तुम्हारी पॉलिसी मैच्योर होगी, ये 10 लाख रुपए ले लो। फिर इस 10 लाख रुपए के ऊपर वो मेरे को बोनस भी देता है कि ये तुम क्योंकि जिंदा रहे, और 3 लाख रुपए तुमको बोनस दिया जाता है। तुम्हारे 10 और 3 13 लाख रुपए अब तुम्हारे को हम रिटर्न कर रहे हैं। एंड इन केस देयर इज अ डिमाइस, मींस अगर जिसने पॉलिसी ली हुई है वो मर जाता है तो उस केस में जो उसका सक्सेसर होगा, जो भी नॉमिनी होगा इंश्योरेंस पॉलिसी का, उस बंदे को जो है वो ये 13 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, दोनों अलग अलग पॉलिसीज में अलग अलग तरह से होता है, वो 10 लाख रुपए इमीडिएट मिल जाएंगे। हो सकता है उसने खाली एक ही किस्त जमा कराई हो, खाली 90,000 रुपए का ही प्रीमियम दिया हो, तो भी जो उसका नॉमिनी होगा उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर डेथ जो है वो एक ही साल के अंदर होगी। दूसरे साल में हो गई तो दो प्रीमियम जमा हुए होने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ ऐसी होती है। अब इसमें सवाल हो जाता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे जीएसटी कितना चार्ज करे, मींस प्रीमियम की वैल्यू का चार्ज करे या कुछ और चार्ज करे,
तो इन 3 क्वेश्चंस के साथ जो है हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को हम क्लैरिटी के साथ समझते हैं। ठीक है जी। कोई सवाल अभी तक दिमाग में यस आया सर। हो? हाँ जी, बोलो जी, पूछो। चलूं आगे? नहीं पूछना तो यस सर। अभी नहीं आया कोई दिमाग में क्वेश्चन? So the rule applies to a person engaged in the purchase or sale of foreign currency, including money changing. कोई भी मनी चेंजर जो है या जो भी फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है, उस केस में वो कितनी कमीशन, मतलब उस वो बेसिकली जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो निकालनी है, उसको हमने समझना है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी। अब आपको अगर डॉलर से रुपए कन्वर्ट कराने हैं, इफ यू हैव टू कन्वर्ट डॉलर्स रुपीज इनटू डॉलर, ये भी हो सकता है कि आपने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 1,70,000 रुपए में अल्टीमेटली डॉलर कन्वर्ट मीन रुपए दे के $2,000 जो हैं वो लिए हैं। अब आप $2,000 लेके अमेरिका चले गए और वहां पर आपने जो है वो अपनी समझ के हिसाब से और थोड़ी सी किफायत के हिसाब से पैसे पूसे खर्चे, और आप जो है $500 वापस लेकर आ गए, $1,500 ही आप खर्च करके आए। तो ये $500 जब आपके पास पड़े हुए हैं, आपके पॉकेट में है, तो ये यहाँ चलेंगे तो है नहीं हिंदुस्तान में। आप आके इन $500 को रुपयों में फिर वापस कन्वर्ट कराओगे, आईएनआर में कन्वर्शन करोगे। तो जो आईएनआर का रेट होता है, आईएनआर वर्सेस डॉलर का जो रेट होता है, वो हमेशा कुछ ऐसे कोट हो रहा होगा दैट आईएनआर इज एट द प्राइस ऑफ 85, $1 इज इक्वल टू 85, 86। ये दो रेट होंगे हमेशा, मतलब एक करेंसी का एक सिंगल रेट ना होगे, हमेशा दो रेट, एक ₹85, एक ₹86। जैसे पाउंड का जो रेट है, पाउंड का जो रेट है वो हमेशा जो होगा वो पता चलेगा 110, ₹111.50, कुछ भी हो सकता है, या ₹111 होगा या ₹111.50 होगा। लाइकवाइज यूरो का भी रेट ऐसे ही होगा, हर करेंसी के दो रेट्स होंगे। इन दो रेट्स का मतलब जो है वो ये होता है कि आप जब जो है डॉलर से आप रुपए दे के डॉलर लोगे, तो आपको जो है रुपए ये 86 के हिसाब से डॉलर दिए जाएंगे, मीन्स रेट होगा ₹86, आपको जो है ₹86 के बदले में $1 मिलेगा। और जब आप जो है ये डॉलर वापस करोगे, जो है जैसे इन $500 को आप लेकर आए थे, इसको वापस किया आपने, तो तब आपको जो है $1 आप वापस करोगे, आपको तब ₹86 नहीं देंगे, तब आपको ₹85 देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? यस सर। हमेशा ऐसे होता है, ये कॉमन सेंस वाली चीज है, आपके रिलेटिव्स वगैरह भी जो है वो जाते रहते होंगे, उन्होंने भी आपको बताया होगा। सो मेरे लिए इतनी मुश्किल बात नहीं है ये समझा पानी आपको। ठीक है ना, ये स्प्रेड होता है, इन्हीं इसी स्प्रेड की वजह से जो मनी चेंजर वाला बंदा है वो पैसे कमा रहा है, मीन्स इसी एक एक रुपए के डिफरेंस की वजह से वो पैसे कमा रहा है। इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द जो है, दैट इज गोइंग टू बी योर वैल्यूएशन ऑल्सो, वैल्यूएशन भी इसके आसपास ही होगी। यहाँ वैल्यूएशन दो तरह से होती है, वो दोनों तरह से हम समझ लेते हैं। ये जो है ये मैंने हिंट आउट आपको सेकंड टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन के लिए कर दिया है। फर्स्ट टाइप ऑफ वैल्यूएशन कैसे होती है, जो ऑप्शन 1 में होती है, उसको कैसे कहते हैं? सो दिस इज द डिफॉल्ट मेथड। The rule applies is the rule this rule applies to a person engaged in the purchase of sale of foreign currency including money changing। ऑप्शन 1 अभी नहीं समझाई है, ऑप्शन 2 मैं आपको टैसिटली मींस मोटे मोटे अंदाज में समझा चुका हूं। वहां पर जब ऑप्शन 2 में आता हूं तो मैं उसे अच्छी तरह से समझाऊंगा। बट ऑप्शन 1 होती क्या है? द डिफरेंस बेस्ड मेथड, दिस इज द डिफॉल्ट मेथड। The value of supply is the difference between the buying or the selling rate and the Reserve Bank of India reference rate। अब एक रेट तो ये जो है ये मनी चेंजर का रेट है, जो भी मनी चेंज करने बैठा हुआ है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कैनरा बैंक हो,
या फॉरेन करेंसी डीलर कोई भी हो, मींस इट कैन बी थॉमस एंड कुक, जो होते हैं थॉमस कुक वाले जो देते हैं वो भी हो सकता है, और कई सारे जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। पंजाब के लोगों को वैसे ही ज्यादा पता होता है इस बारे में। तो एक जो है उनके आपस में ये स्प्रेड रेट होगा, बाइंग रेट और सेलिंग रेट जो है वो उनके अलग अलग होते हैं। एक रेट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा अपना निकालता है, हर महीने एक रेफरेंस रेट निकालता है कि ये रेफरेंस रेट है, ये दिस इज आवर रेफरेंस रेट। वो रेफरेंस रेट जो है वो हो सकता है इस 85-86 के बीच का रेट हो। इट कैन बी समथिंग लाइक 85.5। वो 85 रुपए 25 पैसे भी हो सकता है, 86 रुपए से 10 पैसे कम भी हो सकता है, वो कुछ रेट होगा। सो द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द डिफरेंस। अब सप्लाई की वैल्यू क्या मानी जाएगी? द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग और द सेलिंग रेट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेफरेंस रेट। जो दोनों का डिफरेंस होगा, मींस जैसे मान लीजिए 85 रुपए 50 पैसे जो है, दैट इज माई आरबीआई रेफरेंस रेट। और मैंने जो डॉलर जो है वो खरीदे हैं रुपयों के बदले में, वो 86 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। तो 86 माइनस 85.5 तो हो गया 50 पैसे। अब मैंने जो पैसे दिए 50 पैसे जो हैं वो $1 के दिए हैं, और मैंने डॉलर कितने लिए? मैंने टोटल डॉलर लिए 2000। तो 2000 इंटू 0.50 हो गए 1000 रुपए की सर्विस मान ली जाएगी। 2000 इंटू 50 पैसे 1000 रुपए की सर्विस मानी जाएगी। इस 1000 रुपए की सर्विस के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा? अगर 18% से है तो 180 रुपए जो है वो जीएसटी लग जाएगा। तो टोटल वैल्यू जो है ट्रांजैक्शन की 1180 रुपए हो जाएगी। ये 1000 रुपए निकालने जरूरी क्यों है? क्योंकि मैंने जीएसटी जो है इस 1000 रुपए पे लेना है। मैंने जीएसटी वो 1,70,000 रुपए नहीं लेना था। मेरे को ये वैल्यू ऑफ सर्विस डिलीवर्ड बाय द मनी चेंजर निकालनी है। दैट आई एम गोइंग टू फाइंड यूजिंग रूल 32 सब रूल 2। 32/2 को रूल को जो है निकालते हुए मेरे को वैल्यू निकालनी है। इसलिए ये 1000 रुपए की वैल्यू निकालनी जरूरी थी। 1000 रुपए की वैल्यू निकली कैसे है? नहीं समझ में आई है, फील फ्री। या आ गई सबको? मान लूं मैं आ गई? यस सर, आगे जी। वेरी गुड टू ऑल। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, आसान। यस सर। चलो, so the value of supply is the difference between the rates multiplied by the amount value of यहाँ पे जो है 84.5 रुपए जो है वो रेफरेंस रेट था आरबीआई का, 85 रुपए मनी चेंजर का रेट था। तो 85 माइनस 84.5 इंटू 1000 500 रुपए की वैल्यू हो गई। जीएसटी विल बी चार्ज ऑन दिस 5। अदर वे राउंड जो है, जब हम दूसरी करेंसी कन्वर्ट कराते हैं, मींस व्हेन ए फॉरेन करेंसी इज एक्सचेंज टू आईएनआर, जब आप वापस आते हो अपनी बची हुई फॉरेन करेंसी जो है वो यहाँ आकर देते हो, तो कस्टमर वांट्स टू सेल $1000, द एक्सचेंज रेट ऑफर्ड बाय द मनी चेंजर इज 83.5 का ना डिफरेंस होएगा। महंगा वाला जो 86 यहाँ 85 और नीचे जो है वो 83.5। तो 85 83 का रेट चल रहा है, तो 83.5 रुपए वो आपको $1 के बदले में देगा। जब आपको डॉलर खरीदने हैं तो वो 85 रुपए लेके $1 देगा। तो ये 83.5 के हिसाब से जो है, मगर आरबीआई का रेट जो है वो वही 84.5 ही है। तो अब 84.5 माइनस 83.5 इंटू 1000 जो है वो 1000 रुपए हो गए। 1000 रुपए के ऊपर जो है जीएसटी चार्ज होगा। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन था, ये दोनों इन एग्जांपल्स के साथ क्लियर है। किसी को भी कोई डाउट हो? एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आया ना, 7 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आना है, इसलिए अभी डाउट है अभी पूछ। सर हाँ जी। ਸਰ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਰੁਪੀਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਰੇਟ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? हाँ, ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ आपका ਰੁਪੀਸ जो ਨੂੰ ਡਾਲਰ डेल्टा ਚ निकालना है आपने, इसमें माइनस नहीं होना, कुछ भी कभी भी माइनस नहीं होना, बस ये ध्यान रखना है। ਓਕੇ ਸਰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਰੁਪੀਸ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। हाँ, ऑब्वियसली उसने तो प्रॉफिट देखना ही है। इसमें तो वैल्यू ऑफ सप्लाई देख रहे हैं ना हम। उसके प्रॉफिट का हमें हाँ कोई लेना देना नहीं है कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा।
हम तो इसका रेफरेंस रेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके रेफरेंस रेट के साथ देख रहे हैं, और डॉलर रुपीज का हमेशा आरबीआई रेफरेंस रेट होता है। मींस जो 4 करेंसीज हैं जिनका हमेशा आरबीआई रेफरेंस रेट रहेगा, वो पहली करेंसी डॉलर है, यूएस डॉलर। अमेरिका जो कनाडा वाला डॉलर है उसका हो सकता है आरबीआई रेफरेंस रेट ना होता हो। नंबर दूसरी करेंसी जिसका रेफरेंस रेट आरबीआई हमेशा निकालेगा ही निकालेगा, दैट इज यूरो। यूरो का भी रेफरेंस रेट हमेशा होगा। तीसरी करेंसी जो है वो स्टर्लिंग का होगा, पाउंड स्टर्लिंग का हमेशा रेफरेंस रेट होगा। चौथी करेंसी जो है जिसका हमेशा रेफरेंस रेट होगा वो येन है। इन 4 करेंसीज का हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेफरेंस रेट रोज निकालता ही निकालता है। बाकी करेंसीज का हो सकता है ना हो। अब अगर करेंसीज का रेफरेंस रेट नहीं है, वेयर नन ऑफ द करेंसी, व्हाट इफ द आरबीआई रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर आरबीआई का रेट अवेलेबल ही नहीं है, आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल ही नहीं है, in that case if RBI does not provide a reference rate for a specific currency, the value is deemed to be 1% of the gross amount of Indian rupees exchanged. मीन्स जितना भी आपने अमाउंट एक्सचेंज किया है, मीन्स जैसे आपने जो है ये 85,000 रुपए मान के चलो कि आप कैनेडियन डॉलर आपने एक्सचेंज किए, कैनेडियन डॉलर जो है वो 75 रुपए का आता है, आपने 1.5 लाख रुपए दिया और 1.5 लाख रुपए के ऊपर आपने जो है कैनेडियन डॉलर ले लिए। अब वहां पर क्या होगा, 1% ऑफ 1.5 लाख जो है वो आपकी जो है वो ट्रांजेक्शन, वो आपकी जो है वो सर्विस वैल्यू मानी जाएगी, ये इतने की सर्विस उसने दी है। तो 1.5 लाख का 1% कितना हो गया, 1500 रुपए। अगर आपको जो है आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया हुआ है, तो आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस जो एक्सचेंज रेट जो आपने जितने रुपए दिए हैं या जितने रुपए आपको मिले हैं वो वाला हो गया। और अगर आपको आरबीआई का रेफरेंस रेट ही नहीं दिया हुआ, तो जितने रुपए आपने कन्वर्ट कराए हैं या जितने रुपए आपने दे के डॉलर्स लिए हैं उसका 1%। बस ये जो है 2 ऑप्शन हो गए। दिस इज ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज माय ऑप्शन नंबर, मींस ये ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 स्लैब्स वाली है। बट मींस एक तरीका ये है, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया हुआ है ऑप्शन 1 में जो दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन 1 में ही जो है वो दूसरा तरीका दिया हुआ है कि अगर आपका जो है वो आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है। 4 करेंसीज में आरबीआई रेफरेंस रेट हमेशा मिलेगा, बाकी कुछ एक करेंसीज में आरबीआई रेफरेंस रेट हो भी सकता है, कुछ एक में नहीं भी हो सकता। गल्फ चले जाते हो सकता है जो है ईरान की करेंसी का रेट हो, दुबई के यूएई की करेंसी का हो, कुवैत की करेंसी का हो, मगर ओमान का ना हो। कहीं का हो सकता है, कहीं का नहीं हो सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रोज नहीं ना निकालेगा सबके, जो उनसे कन्वर्ट ही कम होती हैं उनको वो भी छोड़ देते हैं, तो सिर्फ इसलिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप जब कन्वर्जन्स कर रहे हैं तो आप जो है इंडियन रुपी को ही या तो डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या डॉलर्स को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर यूरो वर्सेस इंडियन रुपी बना रहे हैं या डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके पास डॉलर पड़े हैं और आप जो है वो इस टाइम जर्मनी जाना चाह रहे हैं, तो आप अपने डॉलर्स देके जो है वो सीधा सीधा यूरोज ले रहे हो, मीन्स इंडियन रुपी आ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर तो इसने बोला था ना कि व्हाट इफ द आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल, तो वो कह रहा है यार जितने रुपए मिले हैं ना उसका 1% ले लो, मीन्स जितने रुपए आपने दिए हैं या जितने रुपए आपको मिले हैं आपकी करेंसी देके उसका 1% जो है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस। इतना सिंपल सा बोल दिया इसने, बट वो सिंप्लिसिटी आपने खत्म कर दी। आपने डॉलर जो दिए और उसको कह रहे हो कि यार मेरे को इसके बदले में यूरो दे दे, डॉलर देके यूरो की बात कर रहे हो, मींस इट कुड बी योर बिजनेस, आप ट्रेड कर रहे हो सकते हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सो वेयर नन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज्ड इन इज इंडियन रुपी, मींस कोई जो करेंसी आप जो चेंज कर रहे हो वो इंडियन रुपी है ही नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, मींस इफ वेयर द करेंसी एक्सचेंज्ड इज, वेयर नन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज्ड इज इंडियन रुपी, 1% of the lesser of the two amounts the person changing the money would have received by converting any of the two currencies into Indian rupees on that date at the RBI reference rate। जो आरबीआई का रेफरेंस रेट होगा उस रेट के ऊपर, मींस आप
आप करेंसी एक्सचेंज कौन सी कर रहे हो? यू आर बेसिकली एक्सचेंजिंग, 1 मिनट के लिए आप मान लेते हो कि आप जो है वो डॉलर्स थे और डॉलर्स के बदले में यूरोज ले रहे हो। मीन्स डॉलर वर्सेस यूरो जो है वो आपका आता है 85 रुपए का, और डॉलर वर्सेस यूरो जो है वो आता है आपका 100 रुपए का। कुछ ऐसा एक्सचेंज रेट है आपका जो चल रहा है। तो इसका मतलब हो गया क्या? मीन्स इन दोनों की आपस की एक्सचेंज करेंसी क्या होगी? 1.17 मीन्स आप जो है 1.17 डॉलर्स दोगे तो आपको 1 यूरो मिलेगा। ये होगी ना करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है। मीन्स एक यूरो के बदले में 1.17 डॉलर्स मिलेंगे आपको। अब आपको क्या इसमें करना है? हमने बेसिकली वो कह रहा है कि ये दो करेंसीज आप एक्सचेंज करने जा रहे हो, तो अब वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन मींस जो मनी चेंजर है, जो बीच में ट्रांजैक्शन आपकी ये कंप्लीट कर रहा है, उसकी सर्विस वैल्यू कितनी होगी? तो उसकी सर्विस वैल्यू जो है वो उसने आपको तो ये कन्वर्ट कर दिया 1.17 वर्सेस 1 करके ये कन्वर्ट कर दिया। अब आप करा आपने हिंदुस्तान में है, अब आप जो है ये 1.17 ना होकर इन दोनों का एक्सचेंज रेट जो है वो कोई जरूरी नहीं है 1.17 हो, दिस कुड बी समथिंग लाइक 1.19। ये 1.19 हो सकता है, 1.20 भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि अब इस एक्सचेंज रेट को जो 1.20 है, आप डॉलर्स को भी जो है वो रुपीस में कन्वर्ट करिए कि इतने डॉलर आप जो है वो रुपए में कन्वर्ट करते तो क्या मिलता। इन यूरोज को भी आप रुपयों में कन्वर्ट कर दीजिए कि यूरो का भी एक रेट होगा, जैसे ये डॉलर का रेट है कि 1.2 और 85 रुपए का है, और यूरो का जो है वो 100 रुपए का है, और आपस में वो कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1.2 के बदले में 1 मिल रहा है। ये रेट है जो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है, दैट हैज हैपेंड इन बिटवीन दीज टू एट 1.2:1। मींस आपने जो है वो 1 लाख यूरो दिए और उसके बदले में आपने 1,20,000 डॉलर लिए। अब वो आपकी जो वैल्यूएशन है कि वैल्यूएशन ऑफ सर्विस है वो निकालने की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ये जो रेट्स हैं ये 85 और ये 100 जो हैं, दीज आर योर आरबीआई रेट्स। ये आरबीआई रेफरेंस रेट्स हैं दोनों जो दिए हुए हैं। अब 1 लाख रुपए, 1 लाख यूरो का मतलब हो गया कितने? 1,000, 1,000 यूरो, नहीं सॉरी, ये 1 लाख यूरो का कितना मतलब होगा, कितने रुपए हो गए? 1 करोड़ रुपए। हेलो? यस सर, एक करोड़ एक, जी। और 1,20,000 डॉलर का मतलब सर कितने? निकाल कैसे रहे हैं सर आप? कौन बोला? हेलो सर। सर हाँ मैं पूनम। हाँ, क्या क्या चीज, क्या बोला, दोबारा बोलो। सर निकाला कैसे अभी आपने जो अभी आंसर दिया 1 लाख यूरो का कितना वो होगा? कितना होगा? एक सौ, 100 यूरो, 100 रुपए का 1 यूरो है। 1 लाख यूरो कितने रुपए के होंगे? हैं? हेलो? सर एक कितने का सर? एक एक यूरो जो है इज इक्वल टू ₹100, और 1 लाख यूरो मेरे को कन्वर्ट करने हैं रुपयों में, तो कितने कितने रुपए बनेंगे? 1 करोड़। यस सर। ठीक है, यही बोला बस। 1 लाख रुपए के 1 लाख यूरो के 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। और दूसरी तरफ जो है वो 1,20,000 कन्वर्ट हुए हैं डॉलर में। 1 लाख, जब मैंने 1 लाख यूरो दिए हैं और मैंने कन्वर्ट क्या करवाया है, उसे डॉलर्स में कन्वर्ट कराया है, तो कन्वर्ट करके मेरे को डॉलर जो मिले हैं वो 1,20,000 रुपए मिले, 1,20,000 डॉलर मिले हैं। मैंने 1 लाख यूरो दिए बैंक में, उन्होंने मेरे को उसके बदले में 1,20,000 डॉलर दिए, क्योंकि मेरा जो करेंसी एक्सचेंज रेट था that was 1.20।
वर्सेस 1 मींस एक यूरो के बदले में $1.20 का रेट। तो मेरे को जो है $1,20,000 मिले हैं। $1,20,000 को मैं रुपयों में कन्वर्ट करूं तो कितने रुपए बन जाएंगे? यहाँ पर एक्सचेंज रेट जो है वो $1 इज इक्वल टू ₹85 दिया हुआ है। 1,02,00,000 सर। तो 1,02,00,000 1.02 करोड़ रुपए बन जाएंगे। अब जो है वो हमको क्या कह रहा है, वो ये हमें सिखा रहा है वेयर नन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज्ड इज इंडियन रूपी 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स the person changing the money would have received by converting any of the two currencies into Indian rupees on that date at RBI reference rate। तो यहां पर कौन सा वो कह रहा है लेसर ऑफ द टू। यहां पर वो कह रहा है कि जो आपके जो जितने आपने यूरो दिए हैं, जितने आपको डॉलर मिले हैं, या ये वाइसा वर्सा भी हो सकती है ट्रांजैक्शन की, आपने डॉलर दिए इतने आपको यूरो मिले, इसको आप रुपयों में कन्वर्ट करिए। तो 1,00,000 यूरो को आपने कन्वर्ट करा, 1 करोड़ रुपए बन गए। $1,20,000 को आपने कन्वर्ट करा तो 1.02 करोड़ बन गए। इसमें से लेसर कौन सी वैल्यू है रुपीज में? 1 करोड़ रुपए लेसर है। 1.02 करोड़ को आप इग्नोर मार दीजिए। 1 करोड़ रुपए के ऊपर 1% जो है, 1 करोड़ का 1% जो है दैट टर्न्स आउट टू बी ₹1,00,000। ये आपकी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन होगी। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है मींस जो वैल्यू ऑफ सर्विस है वो 1,00,000 रुपए हो जाएगी। और जो आपने वैल्यू ऑफ सर्विस है 1,00,000 रुपए की करी, इसके ऊपर जीएसटी आपको कितना देना पड़ेगा? जीएसटी विल बी एट द रेट ऑफ 18%। तो इसके ऊपर जो है 1,00,000 के ऊपर 18,000 रुपए का जीएसटी चला जाएगा। बात समझ में आ गई? मींस आप 1,00,000 यूरो को $1,20,000 में कन्वर्ट करके लाएंगे और साथ में 18,000 रुपए का जीएसटी देकर आएंगे। इतना सा कह रहे। नहीं समझ में आई तो फील फ्री। सर आगे समझी। वेरी गुड। बट मुझे लग रहा है आज आपको ही समझ में आ रही है, बस और किसी को नहीं आ रही। आ गया? वेरी गुड। पूनम? आ गया सर समझ। गुड गुड। आ गया सर समझ। पूनम नहीं बोल रही, बाकी सब बोल। पूनम नहीं आया, दोबारा बताऊं? चलें आगे? ऑप्शन 2 समझें फिर। हेलो? यस सर। चलो तो यस सर। ऑप्शन 2 जो है दैट इज बेसिकली जब आपकी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन किसी की ज्यादा होती है, जैसे ये $1,00,000 वगैरह जो है, ये किसको जरूरत पड़ती है? जो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है। घूमने जाने के लिए तो लाख लाख डॉलर नहीं ना चाहिए किसी को। तो जिन्होंने बेसिकली पेमेंट्स करनी है इन रुपीज, इन यूरोज, इन डॉलर्स, उनको ही ये जो है मेजर कन्वर्जन करानी होती है। मीन्स आप जो है वो पता चला कि आप एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं अमेरिका में। एक्सपोर्ट अमेरिका में करते हैं तो आपको पेमेंट आती है डॉलर में। अब आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो कर रहे हो यूरोप से, आपको पेमेंट जो करनी है वो करनी है यूरोज में। तो जो डॉलर्स आपके अकाउंट में आए हुए हैं उसको आप यूरोज में इसलिए कन्वर्ट करा रहे हो। तो अब आप जो है वो इतनी मोटी वैल्यूएशन नहीं देते हो जितनी मैंने दिखाई है आपको कि ये जी 18,000 रुपए का तो जीएसटी ही चला जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो 1,00,000 रुपए की हो गई। अब उससे क्योंकि जब इतना बड़ी वैल्यू बन जाती है और ये वैल्यू करोड़ों में भी हो जाती है, लाखों में ना होके, तो उस केस में जो है वो गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नया तरीका बनाया हुआ है सर्विस का
which is known as slab based method। ये ऑप्शन 2 है। जैसे आप बैंक जाते हो ड्राफ्ट बनवाने के लिए, तो आप अगर एक नॉर्मल सा ड्राफ्ट बनाते हो तो वो कहता है कि 100 रुपए लगेंगे जी, चाहे आप 500 रुपए का ड्राफ्ट बनवा लो, चाहे 1000 रुपए का बनवा लो, 100 रुपए तो मेरी मिनिमम फीस है। बट आप अगर जो है वो वैल्यू बढ़ जाती है आपकी ड्राफ्ट बनाने की, आप कहते हो कि मेरे को तो 50,000 रुपए का ड्राफ्ट बनाना है, तो वो आपको नहीं कहेगा कि 10,000 रुपए फीस लगेगी ड्राफ्ट बनाने की। फिर वो कहेगा कि आपका जो है वो हर 10,000 रुपए के बाद हर 1,000 रुपए के ऊपर जो है मैं 50 पैसे चार्ज करूंगा, समथिंग लाइक दैट। और फिर वो एक पॉइंट आएगा जब वो कहेगा कि लाख रुपए से ऊपर तुम कितना भी बड़ा ड्राफ्ट बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राफ्ट की वैल्यू जो है वो 600 रुपए ही होगी। मतलब हमें कोई लेना देना नहीं, तुम 1 लाख का बनवाओ, 10 लाख का बनवाओ, 1 करोड़ का बनवाओ, तो एक ये वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी। तो जैसे ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट बनाने की वैल्यू जो है वो थोड़ी वेरिएबल होती है, थोड़ी फिक्स्ड होती है, इसको हम सेमी वेरिएबल भी कहते हैं। जब आप कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ोगे या अगर पढ़ चुके हो तो आपने सेमी वेरिएबल कॉस्टिंग पढ़ी होगी। तो ये रेट्स जो स्लैब बेस्ड है, ये सेमी वेरिएबल रेट्स मींस ये वेरिएट नहीं करते हैं। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये नहीं होगा कि रेट्स जो है इसके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, वो जो है वो पीछे पीछे रहेंगे। मींस उसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड होगा, कुछ पोर्शन जो है वो वेरिएबल होगा, चेंज विद द वैल्यू होता रहेगा। ये ऑप्शन क्या है? द सप्लायर हैज द ऑप्शन टू चूज ए सिंप्लीफाइड स्लैब बेस्ड वैल्यूएशन एंड दिस इज फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। मींस ये सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, ये पूरे साल की ट्रांजैक्शन के लिए। मींस फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? अप्रैल से लेके मार्च तक का जो वैल्यू पीरियड होता है वो फाइनेंशियल ईयर है। तो वंस दिस ऑप्शन इज चूजन इट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मींस आपने फाइनेंशियल ईयर पूरा इसी से चलाना है। फिर द वैल्यू इज ए टियर्ड सिस्टम बेस्ड ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज। जितनी आपकी वैल्यू की करेंसी आप एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सारा का सारा मिला के आएगा उसके ऊपर। Now, for amounts up to rupees 1 lakh, 1% of the gross amount of currency exchanged. Means 1 लाख रुपए तक की वैल्यू है, 1 लाख रुपए, यानी कि जो आपकी 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, सीधी सीधी 1% होगी। मगर इसमें जैसे आपने जो है अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो 20,000 रुपए की ही रह गई, तो 20,000 रुपए के ऊपर भी वो 250 रुपए मिनिमम चार्ज लेगा ही लेगा। मीन्स 20,000 रुपए के ऊपर अदरवाइज 1% जो है वो 200 रुपए बनता। 1% ऑफ 20,000 इज 200। बट वहां यहाँ पे वो राइडर लगा रहा है दैट मिनिमम अमाउंट इज टू बी रुपीज 250। 1 लाख रुपए तक 1% विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 250। फिर दूसरा जो स्लैब है वो क्या कह रहा है? फॉर अमाउंट्स ओवर रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए से ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है अप टू 10 लाख। मींस 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का अमाउंट है, तो वो कितना हो गया? 1,000 रुपए। मींस उसकी वैल्यू हो गई 1,000 रुपए। 1,000 रुपए तो जो है इस 1 लाख रुपए की है ना, 1 लाख के ऊपर 1% जो है वो 1,000 रुपए, प्लस नेक्स्ट 9 लाख के ऊपर वो खाली 0.5% की अब बात कर। पहले लाख रुपए पे 1%, उसके बाद नेक्स्ट 9 लाख रुपए पे आधा परसेंट ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख। और फिर फॉर अमाउंट ओवर रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि 5500 रुपए तो लूंगा ही लूंगा। 5500 किस बात के? 1,000 रुपए पहले वाले हो गए, और आधा परसेंट 9 लाख के ऊपर 4,500 रुपए बन जाते हैं, तो 1,000 प्लस 4,500 5500 हो गए। ठीक है ना? मीन्स 1,000 जो है वो पहले वाले के हो गए, और 4500 जो है वो 0.5% ऑफ 9 लाख जो है वो हो गए। आपकी जो अब वैल्यूएशन है, जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो 10 लाख से ऊपर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे वो कह रहा है कि अब बचे हर अगले रुपए पे वो 0.1% लेगा। 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 10 लाख। 10 लाख रुपए से ऊपर जब आप पहुंच रहे हो, तो वो कह रहा है कि मैं अब इसका 0.1% लूंगा। मगर फिर नेक्स्ट चीज जो वो कह रहा है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज 60,000। बस 60,000 रुपए से ऊपर की तो वैल्यू बनानी नहीं, जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी दैट इज 60,000। 60,000 के बियॉन्ड वैल्यू बनेगी। मीन्स वो यानी कि 10 लाख के ऊपर जो है अगर ये 60 बन गई, तो 10 टाइम्स ऑफ दिस मीन्स मोटा माटी 1 करोड़ रुपए की करीब की वैल्यू बन जाएगी। 1 करोड़
प्लस समथिंग मोर, तो वो 60,000 रुपए वो हो गए। अब 2 करोड़ हुए तो भी 60,000 ही लेने हैं, 5 करोड़ हो गए तो भी 60,000 ही लेने हैं। 60,000 इज दी अपर लिमिट, 60,000 के बियॉन्ड तो जाना ही। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। ये चार्ट भी याद करना है, ये भी हो जाएंगे ये चार्ट याद। पहले जो था ऑप्शन 1 में वो हमने याद करना था जो पॉइंट, दैट इज सिंपल, विद आरबीआई रेफरेंस रेट जो डिफरेंस है वो वैल्यूएशन है। दूसरा जो है, अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं दिया हुआ तो जितने रुपए मिल रहे हैं या दे रहे हो उसका 1% है। अगर आप रुपए एक्सचेंज ही नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट करेंसीज में से जितने रुपए मिलते हैं उन दोनों को ग्रुप बना लो, जोन सा भी उसमें से लेसर अमाउंट है रुपयों में उसका 1% है। उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर 2 में हम आ गए तो ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स का जैसे टेबल होता है वो याद कर लेना कि पहले 1 लाख पे 1%, फिर 1 लाख से 10 लाख रुपए के ऊपर आधा परसेंट, फिर 10 लाख से ऊपर के ऊपर जो है वो 0.1%, और इन सबका जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 60,000 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, इन सबको जोड़ लें तो, और 250 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। वैल्यू विल नेवर बी लेस देन 250 एंड वैल्यू विल नेवर बी मोर देन 60,000 रुपीस। ठीक है जी, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिससे ये वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी सर्विसेज जो है ये कवर हो जाती है, और ये कवर होती है अंडर रूल 32 सब रूल 2। फील फ्री फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स, 2 मिनट सोचना है सोच लो, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है फील फ्री एंड ओपन टू डिस्कस। चले आगे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी बोलो जी बोलो। सर आरबीआई रेफरेंस रेट वाला एक बार फिर से समझा दो। कौन सा वाला पॉइंट? आरबीआई रेफरेंस रेट वाला एक से ऊपर वाला आरबीआई स्लैब सबसे पहले वाला जो पॉइंट था, आरबीआई सबसे पहला वाला पॉइंट कह रही है। यस सर, यस वो सर। तो सिंपल हो गया ना बिल्कुल ही, कि आपको जो है मींस जैसे आपको जो है वो रुपए डॉलर का जो रेट है वो दिया हुआ है कि $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज, और आरबीआई रेफरेंस रेट जो है वो आपको बताया गया है इट इज 84.5 रुपीज। ठीक है जी, ये 2 रेट्स दिए हुए हैं, मींस ये आपका डीलर का रेट है और ये जो है ये आपका आरबीआई रेफरेंस रेट है। आप जो है वो गए इनके पास 85,000 रुपीज लेके, ये 85,000 रुपए ले और इसके बदले में मेरे को डॉलर दे दे, तो वो कितने डॉलर देगा आपको? 1,000, 85,000 रुपए के बदले में। यस सर। ठीक है ना, और इन दोनों का डेल्टा कितना हो गया? 0.5, मींस 85 माइनस 84.5 जो है इसका डिफरेंस कितना हो गया? यस सर। 85 माइनस जी 84.5, इट्स 0.5। 0.5 इंटू जो आपको जो है वो $1,000 मिल रहे हैं, तो ये आपकी जो है ये टोटल वैल्यू कितनी बन गई? 0.5 इंटू 1,500, तो ये 500 रुपए की वैल्यू मानी जाएगी बस आपकी, कि सर्विस की वैल्यू जो है वो 500 रुपए है। 500 रुपए के ऊपर जो सर्विस की वैल्यू 500 है तो इसके ऊपर जीएसटी कितना लगना है? एट द रेट ऑफ 18%, 18 पंजे 90 रुपए, 90 रुपए का जीएसटी लग जाएगा। इन दोनों के डेल्टा को 85 और 84.5 के डेल्टा को आप जो है 1,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। ठीक बच्चे? यस सर। चलो ताकि ये सीमेंट जो है वो अच्छी तरह सीमेंट, मतलब इस फैक्ट की आपके दिमाग में सीमेंटिंग हो जाए, एक बार पढ़ जरूर लेना इसको। मीन्स अगर नींद आ रही हो तो वो जैसे सर कहते हैं ना सुबह 2-3 बजे उठ के पढ़ना है, तो वो ये वाला टाइम आ गया कि इनको जो है अच्छी तरह से कंसोलिडेट करते हैं। यू शुड सीमेंट इट। तो नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स फॉर ट्रैवल एजेंट्स। ये रूल 32 सब रूल 3 है। इसमें
इट्स अ वेरी सिंपल मींस यहाँ पर जो डीम्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स बाई एयर ट्रेवल एजेंट मींस हम सिर्फ सर्विस वैल्यू निकाल रहे हैं एयर ट्रेवल एजेंट ने हमको कितनी सर्विस वैल्यू दी है। अगर वो नेशनल कैरियर है मींस नेशनल टिकट ली आपने मींस आपकी टिकट जो है वो हिंदुस्तान में कहीं से कहीं जाने की है। इट कैन बी फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, इट कैन बी फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता, इट कैन बी फ्रॉम कलकत्ता टू अमृतसर। कहीं भी आप दिल्ली में हिंदुस्तान में कहीं भी डोमेस्टिकली फ्लाई कर रहे हैं तो जो भी बेसिक फेयर है, बेसिक फेयर का 5% जो है, बेसिक फेयर का जो 5% है दैट इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल एजेंट बस आपको उतनी वैल्यू की सर्विसेज दे रहा है और जितनी वैल्यू की वो सर्विसेज दे रहा है उसी के ऊपर वो जीएसटी चार्ज करेगा। एयर टिकट के ऊपर सर्विस जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। और अगर ये इंटरनेशनल बुकिंग है, डोमेस्टिक बुकिंग ना होके, तो फिर जो है इट इज जस्ट 10% ऑफ द बेसिक फेयर। मींस अगर देसी फ्लाइट है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। सिंपल, ठीक है जी। कई बार इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आता होगा मींस याद होगा तो कर दोगे, नहीं तो गलत कराओगे। तो याद रखना है इस पॉइंट को भी। नाउ नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइफ इंश्योरेंस। तो वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो है इसको थोड़ा सा हमें और डेप्थ के साथ समझना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो होती है, इसको मैं आपको हल्का सा व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। आपको किसी को मालूम है कि टर्म प्लान क्या होता है और एंडोमेंट प्लान क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज एंडोमेंट प्लान और दूसरा जो है व्हाट इज? सर टर्म प्लान का मतलब होता है ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है हमारी फैमिली को फिक्स पीरियड के लिए। और डिफरेंस एंडोमेंट से कैसे होती है, और जो ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है ये किस तरह से देती है? सर मतलब तुमने कहा ना कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है हमारी यस फैमिली सर। को फिक्स्ड पीरियड के लिए, किस तरह से? थोड़ा सा एक्सप्लेन सर करने को कह स्पेसिफिक रहा हूँ। पीरियड हो गया 10 से 20 ईयर के लिए या फिर 30 ईयर तक के लिए। हाँ मान लो 20 साल है, जब से तुमने 3 बोले हैं तो मैंने बीच वाला ले लिया। 20 ईयर्स के लिए आपको प्रोटेक्शन दे रही है, 20 ईयर प्रोटेक्शन टू फैमिली, किस तरह से? ये तुमने यहाँ फुल स्टॉप लगाया, यहाँ मेरा ये क्वेश्चन आ गया हाउ, किस तरह से देती है प्रोटेक्शन? सर ये नहीं पता सर। अच्छा, किसी को पता हो बच्चे? आई कम मीन कि मान लो कि किसी की डेथ हो जाती है तो मतलब कि ਉਹਦੇ ਤੇ अगर उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा सर तो ਉਹਦੀ फैमिली आवाज ਨੂੰ मिल थोड़ी कम जूगा। आ रही है बच्चे, दोबारा दोबारा से एक बार पूरी आवाज में लाउड लाउड वॉइस के साथ। कंफर्म नहीं बट मेरे अकॉर्डिंग कि ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ हाँ ਉਹਦੇ जी, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਹਨਾ हाँ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ठीक है, गुड गुड सर वेरी गुड। नॉमिनी ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ। हाँ जी वेरी गुड, नॉमिनी को मिल जाती है उसके। यस सर। अब क्वेश्चन जो था वो ये था कि टर्म प्लान और एंडोमेंट प्लान इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो पॉलिसी जो है वो दो तरह से बेची जाती है, मैं अब समझाता हूँ आपको। पॉलिसी जो है वो मींस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना आसान नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का मतलब है जैसे मैं किसी के पास जाऊं, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूं और मैं उसको बोलूं कि यार तू मेरे को जो है ना 10,000 रुपए दे दे, और अगर तू जो है मर गया, तो उसने जब मैंने ये बोला ना चाय, पहले तो वो मेरे को चाय पिला रहा था
उसने चाय का कप भी रखवा लिया। उसने कहा जब भाग गया यहाँ से, मैं एक तो पैसे मेरे से लेने आया, ऊपर से कह रहा है अगर तू मर गया। उसने अगली बात ही नहीं सुनी। तो ये सब बड़ी चैलेंजेस हैं जो लाइफ इंश्योरेंस जो बेचते हैं उनको आती है। मीन्स जैसे कोई सोच के देखो कि आपके घर आए, आपकी नई नई नौकरी लगी हो, आपकी उम्र जो है अभी 22 साल 23 साल की हो, और आप जो है वो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए सैलरी पे लगे हो, और आपके पास कोई घर पर आए और आपको कह रहा है कि मैं ना आपकी LIC करने आया हूँ। LIC में जीवन का बीमा करने आया हूँ, अगर मुझे समझा, जैसे अभी आपको कुछ नहीं पता क्या होता है, तो वो कह रहा है आपको कि आप ना मेरे को अगर इस महीने मीन्स इस साल 10,000 रुपए दे दो, और ये तुम 10,000 रुपए मेरे को जैसे तुम्हारी उम्र है 22 साल, तो 22 और 38 साल तक देते हो, मीन्स 60 इयर्स तक। जब तुम्हारी उम्र 60 हो जाएगी तो उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बचो या ना बचो, बट 38 साल तक तुम्हें डर है कि तुम जब चले गए तो पीछे तुम्हारी जो फैमिली होगी उसका टेक केयर कौन करेगा। तो वो कह रहे 10,000 रुपए तुम मेरे को इस बार दे दो, 10,000 मैं हर साल तुमसे ले लिया करूंगा 10 साल। इसका मतलब हो गया कि तुमने मेरे को 3,80,000 रुपए कमिट कर दिए, तुम मेरे को अपनी जिंदगी में 3,80,000 रुपए दोगे, 10,000 रुपए हर साल का मतलब हो गया 3,80,000 रुपए। और अगर तुम कहीं जो है किसी भी एज में, इफ यू डाई, अगर तुम किसी भी एज में मर गए, तो मैं तुम्हारे घर वालों को 50 लाख रुपए दे दूं। मीन्स ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीन्स दिस इज नॉट, मैं एज एन LIC एजेंट ब्रिजेश ग्रोवर नहीं कह रहा हूँ, ये LIC वाली कंपनी कह रही है। दिस कैन बी LIC ऑफ इंडिया, दिस कैन बी ICICI प्रूडेंशियल, या और बहुत सारी कंपनीज है। मीन्स वी आर हैविंग सम टेन्स ऑफ कंपनीज जो इस बिजनेस में है। वो ऐसे ऐसे आपसे बात करेंगे, तुम 22 साल उम्र है तुम्हारी, तुम 10,000 रुपए इस साल से मुझे देना शुरू करो, और मैं अगर तुम किसी वजह से भी चले गए 60 साल की उम्र से पहले, तो मैं ये तुम्हारे जो है तुम्हारे घर वालों को 50 लाख रुपए दे दूं। अब मतलब उस टाइम तक जो है तुमने चाय बनवा ली थी, तो दे दी किसी मन से बना के कि ये ले, मगर दफा हो जाए, यहाँ पे नजर मत आइयो, 10,000 रुपए तेरे को दे दूं, और ऊपर से तू मेरे मरने की भी बातें कर रहा है। और आप कह रहे हो कि कुछ इसमें से क्या, ये अगर मैं नहीं मरा तो कह रहे नहीं मरा तो तू अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। वो ये जो 10,000 रुपए मेरे से हर महीने लेता रहा, कह रहे हर साल लेता रहा, कह रहे ये तो अब कंपनी के हो गए, इसमें कुछ नहीं। तो ये अगर ऐसी पॉलिसी हो, इफ इट इज अ पॉलिसी ऑफ दिस काइंड, तो इसको हम टर्म प्लान कहते हैं बच्चे। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्म प्लान। तो ये पॉलिसी बेचनी जो है, ये आज से 20 साल पहले इट वाज वेरी टफ। मींस ये पॉलिसी बेचनी जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती थी, क्योंकि बंदे को लगता था यार वो मतलब मर कैसे सकता है। अभी भी ऐसा ही लगता है हमें, अभी भी नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं होता मैं मरूंगा, बट पता है मरना है एक दिन, बट विश्वास नहीं होता। तो मगर उसके बदले में मैं पैसे भी देता रहूं, ये अपने आप में एक और टफ आइडिया था। और ये पैसा जो है, ये अगर आप नहीं कहीं गए 60 साल तक, या जितने भी टर्म की आपने पॉलिसी ली हुई है, तो ये पैसा जो है ये कंपनी का हो जाएगा, इसमें से आपका कोई हक नहीं है। सो इनिशियली जब LIC पॉलिसीज आई इंडिया में बेचनी शुरू करी, तो उनको ये पॉलिसी इस फॉर्म में बेचनी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगी। तो दे इंस्टेड ऑफ सेलिंग द पॉलिसी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेचनी शुरू करी। जो LIC थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या बाकी कंपनीज भी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लस पॉलिसी मिला के बेचनी शुरू करी। मीन्स इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करवाते थे और आपसे पॉलिसी भी दे देते होते थे। तो इन्वेस्टमेंट प्लस पॉलिसी का क्या मतलब होता था, अब वही बंदा आपके पास दोबारा आया है, चाय पीने के लिए बैठा है, और आपको कह रहा है कि आपकी पॉलिसी का सर प्रीमियम जो होगा वो 1 लाख रुपए होगा, आप मेरे को 1 लाख रुपए हर साल दिया करोगे। और अब आपकी 5 लाख रुपए की सैलरी लगी हुई है, आप कहते हो अच्छा चल लाख रुपए देखते हैं क्या होता है। तो वो लाख रुपए आपसे लेने के बाद आपको कहता है कि मैं इस पैसे को जो है, आपने पॉलिसी ले लो मेरे से, मींस इफ यू टेक द पॉलिसी एंड यू टेक इट फॉर से 38 ईयर्स 60 ईयर्स तक आपने चलना है,
तो 38 साल की आपके पॉलिसी मेरे से ले रहे हो, तो आपने मेरे को दे दिए जी कुल मिला के 38 लाख रुपए। मीन्स जहां हम पहले खाली 3,80,000 की बात कर रहे थे, अब आपने उसको हर साल दे दिए हैं 38 लाख रुपए। इस 38 लाख रुपए को लेने के बाद वो कह रहा है कि कहीं तुम चले गए किसी भी साल, तो 50 लाख रुपए तो दूंगा ही दूंगा। 58 lakhs इज योर इंश्योरेंस अमाउंट। वो चिंता ही मत करो, वो एक 38 लाख की मतलब 50 लाख रुपए मीन्स आप पहले साल चले गए तो भी 50 लाख, दूसरे साल चले गए तो भी 50 लाख, 10 साल तक आपके वो 50 लाख पक्के हैं। अगर आप कहीं 10 साल के बाद 11वें साल से लेके 20वें साल के बीच में गए, तो ये 50 लाख की जो मैं पहले बात कर रहा था, ये 50 लाख ना होके हो जाएंगे जी 75 लाख। तब हम आपको 75 लाख देंगे। और अगर आप कहीं 20 लाख 20 के बाद गए, 11 से 20 के बाद 20 से लेके 38 तक गए, तो ये आपके 75 लाख हो जाएंगे 1 करोड़। जो पिछली वाली पॉलिसी में वो खाली आपको 50 लाख ही दे रहा था, यहाँ पर वो आपके उसने 3 टर्म्स बना दी हैं कि पहले 10 साल में चले गए तो 50 लाख, दूसरे 10 साल में चले गए तो 75 लाख, तीसरे 10 सालों में या तीसरे 18 सालों में कहीं गए तो 1 करोड़ रुपए आपके जो नेक्स्ट किन है, जो नॉमिनी है, उसको मिलेंगे। अब यहाँ पर भी जो है आपको लगा अच्छा गुड पॉलिसी, तो ये बेटर लग रही है वो 50 लाख वाले से। यहाँ 50 लाख में क्या आएगा 38 साल बाद, यहाँ 1 करोड़ में तो बहुत कुछ आ जाएगा। फिर वो आपको कह रहा है कि सर अब मजेदार बात सुनो आप, अब आप अगर 60 इयर्स में जो है वो घर राजी खुशी रिटायर होकर आ गए, तो ये जो 38 लाख रुपए आपने हमें जमा कराए हुए हैं, इस 38 लाख रुपए ये मीन्स आपके जो नॉमिनी है जो उसको मिलने थे, अगर आप नहीं रहते, हम ये पैसे आपको देंगे। ये पूरे 1 करोड़ रुपए सर आपके पास आएंगे। ये जो 38 लाख आपने हमें दिए हैं, ये आपको हम पूरे 1 करोड़ रुपए वापस करेंगे। ये आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस भी बन जाएगा। मीन्स आप रिटायर होंगे विद 1 करोड़ रुपए। अब आप उस करोड़ रुपए को एंजॉय करना अपने जीवन में। यहाँ हो सर सकता है वो। सर हाँ जी। सर ये उस केस में होगा अगर वो 60 ईयर तक जिंदा रह गया, मतलब डेथ ना हाँ हुई उसकी तब। हाँ हाँ जी, ओके उस सर। केस में भी होगा, और अगर चला गया तो भी 1 करोड़ रुपए मिलेगा। मतलब वो तो जब जब चला गया तभी 1 करोड़ मिल जाएगा, और अगर जिंदा रह गया तो जिंदा को भी वो 1 करोड़ रुपए दे देंगे। ये ओके 1 करोड़ सर। की जगह ये 1.5 करोड़ की भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर भी 1.5 करोड़ की बात कर सकते हैं, और ये आखिरी 8 सालों में मरे तो पॉलिसी 1.5 करोड़ की हो जाएगी 1 करोड़ से, वो ऐसी भी बात कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी, आप बच्चे तुम बताओ दोनों में से कौन सी पॉलिसी लेना बेटर है? सर नीचे वाली। बस आसान हो गया ना मेरा बेचना। यस पहले सर। वाली में जो चाय का कप भी छीन लिया गया था, और ये वाली पॉलिसी तुम बड़े आराम से खरीद रहे हो, ये सोचते हुए कि यस 5 लाख रुपए सर। तक कमाते हैं, ये 1 करोड़ रुपए का जुगाड़ है। ये पॉलिसी में आपको वो पॉलिसी कॉस्टली पड़ी है, ये आप महंगी खरीद बैठे हो। तो ऊपर वाली पॉलिसी बड़ी सस्ती थी। इतना सा कंसेप्ट है। अब इस निटिग्रिटी में नहीं हम जाएंगे, ये हम कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब बैठ के पढ़ेंगे ना, तो समझेंगे कि ये पॉलिसी मैं पहली वाली बेटर क्यों कह रहा हूँ, सेकंड वाली वर्स क्यों कह रहा हूं। अब हम इसकी वैल्यू जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कितनी पड़नी है, क्योंकि ये जो पहला दूसरा वाला प्रोडक्ट है, ये तो बेसिकली जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो सर्विस वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ये चीज बता रहा है हमको जीएसटी एक्ट जो है, जो जीएसटी रूल्स बता रहे हैं। हम वापस अब जीएसटी पे आ रहे हैं। 2 तरह की पॉलिसीज हैं। ऊपर वाली पॉलिसी को हम कहते हैं टर्म प्लान। यहां जैसे कार की इंश्योरेंस होती है, स्कूटर की इंश्योरेंस होती है, कि तुम मेरे को प्रीमियम दो, अगर गाड़ी टूट गई, तुम्हारी चोरी हो गई, आग लग गई, कुछ हो गया, तो तुमके गाड़ी के पैसे हम जो है वो इंडेमनीफाई कर देंगे। वैसे ही अगर तुम मर गए तो तुम्हारे जो नेक्स्ट किन्स हैं, जो नॉमिनी है, उनको हम तुम्हारी जो पेमेंट ली हुई है तुमसे प्रीमियम, उसके अगेंस्ट इंडेमनीफाई कर देंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने पैसे ले लिए, हमने तुमको वो एश्योरेंस दी थी। और दूसरी तरफ ये जो इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी थी, मींस इट वाज इन्वेस्टमेंट प्लस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो आपको रिटर्न कर, कि ये भाई तेरे पैसे हमने, तेरे पैसे जब तूने 1 लाख रुपए दिए थे ना, तो उसमें 10,000 रुपए तो मैंने ये मान लिया था कि ये LIC का प्रीमियम है ऊपर वाली पॉलिसी टाइप का, और जो 90,000 रुपए थे तेरे, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। किसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही ले ली थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज जो हैं वो 9% सालाना ब्याज पे थी।
अब मेरा पैसा अगर हर साल 9% अर्न कर रहा है, तो सोच लो कितना पैसा अर्न कर लेगा ओवर द पीरियड ऑफ 38 ईयर्स, जब मैं हर साल तुमसे 1 लाख रुपए ले रहा हूं। वो एक कैलकुलेशन हम बना के देख लेंगे, तो फिर हम सिर पीट लेंगे कि यार ये पहले वाला काम ज्यादा अच्छा था, ये पैसे तो हम खुद भी इन्वेस्ट कर सकते थे और इससे भी ज्यादा कमाते। तो ये वाली पॉलिसी जो नीचे वाली है, इसको हम इन्वेस्टमेंट प्लस पॉलिसी कहते हैं, इसको हम एंडोमेंट पॉलिसी भी कहते हैं। अगर हम पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट एंडोमेंट पॉलिसी। अब इसमें जो है वो सर्विस वैल्यू कितनी होती है, वापस हम सर्विस वैल्यू पे आ जाते हैं। So the rule provides a clear and straightforward method for determining the taxable value, which is based on the premium paid by the policyholders. The valuation method varies depending upon the type of policy. If the amount allocated for investment is intimated to the policyholder, मीन्स यहां जैसे ये वाली पॉलिसी थी जो बच्चे में बात कर रहा था, जिसमें 1 लाख रुपए प्रीमियम लिया हुआ है, तो 1 लाख रुपए की प्रीमियम में वो आपको पहले ही बता देता है कि 90,000 तो जाएंगे इन्वेस्टमेंट में और 10,000 रुपए जाएंगे आपके, इसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी प्रीमियम। मोर्टेलिटी का मतलब आपने मर जाना है, उसके लिए हम प्रीमियम इकट्ठा कर रहे हैं आपसे। तो मोर्टेलिटी प्रीमियम जो है उसके अंदर जो 10,000 रुपए जाएंगे, सिर्फ ये जो मोर्टेलिटी प्रीमियम है इसके ऊपर जीएसटी लगना है। सर्विस वैल्यू खाली इस 10,000 रुपए की है, इस 90,000 रुपए की कोई सर्विस वैल्यू नहीं। If the amount allocated for investment is intimated to the policyholder, the value of supply is the gross premium charged minus the amount allocated for investment or savings, यानी कि खाली mortality premium. This method is used when the insurer clearly separates the two components of the premium. जब उसने प्रीमियम में बड़ा क्लियरली आपको बता दिया कि इतना मोर्टेलिटी प्रीमियम है और इतनी इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली ये नहीं होता है, आज से कुछ साल पहले तक तो बिल्कुल नहीं होता था, आज भी कम होता है, क्योंकि आज भी हम जो है, जैसे आप पहली बार पॉलिसी को बेचने आएगा तो आपको मेरी वो सेकंड वाली पॉलिसी अच्छी लगी है ना, वो कहेगा यार जो चीज अच्छी लग रही है इसे, जिसके पैसे भी मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, मैं वो दूं ना इसको, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है वो खाली 10,000 रुपए की पॉलिसी देने की, इसको मैं 1 लाख रुपए वाली पॉलिसी बेचूं व्हेन शी इज हैप्पी विद दैट। तो वो आपको, और उसमें वो आपको ये सेग्रीगेशन भी नहीं देगा। अगर उसने सेग्रीगेशन दे दी तो प्रीमियम जो है मींस सर्विस वैल्यू है वो खाली ये 10,000 की है, तो जीएसटी जो है वो 10,000 की वैल्यू पे लगना है, लाख रुपए पे नहीं लगना। If a premium is 10,000 and the company informs the policyholder that 8,000 is allocated to investment, the taxable value is 2,000 only. जैसे मैं 1 लाख में 90,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट बोल रहा था, ये 10,000 में 8,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बोल रहा है, तो 2,000 मोर्टेलिटी प्रीमियम हो गया, हमने 10,000 का मोर्टेलिटी प्रीमियम रखा। नाउ दूसरी पॉलिसी किस तरह की होती है, ये तो पहली तरह की पॉलिसी होगी जो है आपकी। दूसरी पॉलिसी जो होती है वो होती है आप खाली एक प्रीमियम देते हो। वो जो एक प्रीमियम है, जैसे इस केस में दैट प्रीमियम कुड बी एज हाई एज 10 लाख, 1 करोड़ भी हो सकता है। और इन केस ऑफ ए सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज, आप एक प्रीमियम देते हो, उसके बाद आपको जो है अब इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने शुरू कर देती है। ये पॉलिसी जनरली आप कराते हो 60 साल की उम्र में, 60 इयर्स की एज में आप ये पॉलिसी लेते हो। जब आपका पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना, जब ये 1 करोड़ रुपए जैसे आपने पॉलिसी ली हुई थी, उसके 1 करोड़ रुपए आपको दे दिए एलआईसी ने, अब आप उस 1 करोड़ रुपए का क्या करोगे, उसकी आप दूसरी पॉलिसी ले लोगे कि ये ले भाई ये 1 करोड़ की और पॉलिसी ले, अब इसके बदले में तू क्या करेगा, तो वो इस 1 करोड़ को लेने के बाद वो कहेगा कि मैं आपको जी हर साल जो है वो 6 लाख रुपए दे दिया करूंगा, यानी 50,000 रुपए महीना आपके हर महीने आपके घर पहुंच जाएगा। और कब तक पहुंचेगा कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक पहुंचेगा। तुम 100 साल की उम्र तक जिंदा रहो, मैं हर साल 50,000 भेजता रहूंगा, तुम 70 तक रहो तो भी मैं 50,000 भेजूंगा। इस टाइप्स की भी पॉलिसी होती है, ये एन्युटी पॉलिसी है। इन केस ऑफ ए सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज। जितने की भी वैल्यू है, मीन जैसे 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी दी आपको, तो 10 लाख रुपए जो है वो वैल्यू हो गई उस ट्रांजेक्शन की, और 10 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी कितना हो गया, 1,80,000 रुपए जीएसटी। मींस आपने 1 करोड़ रुपए जमा कराया, साथ में 1,80,000 रुपए का जीएसटी भी आपको जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख जो है उसकी वैल्यू हो गई। अब इसका हमें फायदा होना है, नया जीएसटी जो 23 सितंबर से लगना है
उसमें ये सर्विस वैल्यू 0 होने वाली है। बट आपके पेपर के लिए नहीं है बच्चे, ध्यान रखना, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने क्लियरली लिखा हो कि 23 सितंबर को जो चेंज हुआ है उस हिसाब से बताओ, अदरवाइज आपने ये जो अभी स्लाइड पढ़ रहे हो इस हिसाब से कर कर आना है। So in case of a single premium, 10% of the single premium charged. This is a simplified method for a type of policy where a single lump sum is paid for a future stream of income. आपको future stream of income चाहिए है ना, वो income आपको आती रहेगी, बस खत्म होगी। Now in all other cases, बाकी बचे हुए केसेस में क्या है? जनरली मैंने आपको बताया कि पहली वाली पॉलिसी जो है वो इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है कि आपको बता दिया जाए कि 1 लाख के प्रीमियम में 90,000 इन्वेस्टमेंट के लिए और 10,000 मोर्टेलिटी प्रीमियम के लिए। जनरली ये छुपा हुआ होता है, किसी को बताता ही नहीं। अगर ये चीज पता चलनी शुरू हो जाए, जैसे अब आप फाइनेंस पढ़ रहे हो, आपको ये चीज पता चल जाएगी, तो शाम को जब वो पॉलिसी बेचने के लिए आपको प्लान करके जाएगा, आपसे चेक लेके जाएगा, तो रात को आप खुद बैठ के सोचोगे कि यार मैं अगर 90,000 को अलग से इन्वेस्ट कर दूं, एफडी में कर दूं, तो भी इतने पैसे मिल जाएंगे। अगर एफडी छोड़ के मैं इसके बदले में डिबेंचर्स खरीद लूं तो शायद इससे ज्यादा मिल जाएंगे, शेयर्स खरीद लूं तो पता नहीं कितने ज्यादा मिल जाएंगे, तो मैं इसकी ये पॉलिसी क्यों लूं? मरने का ही डर है ना मेरे को, अपने बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को वही देने हैं ना पैसे। तो ये 3,80,000 वाली पॉलिसी ज्यादा अच्छी थी। बाकी पैसे मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैंने सीए कर लिया है, तो मैं वो काम करता हूँ। तो कुछ वो चीजें दिमाग में आएंगी, फिर आप 3,80,000 पे शिफ्ट कर जाओगे। अगर आपको ये प्रीमियम का डिफरेंस पता हो जाएगा कि 90,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं जी, 10,000 रुपए का ही मोर्टेलिटी प्रीमियम है, तो क्योंकि मैं खाली 10,000 का मोर्टेलिटी प्रीमियम ले लेंगे तो मैं 90,000 खुद इन्वेस्ट कर लूंगा साल के, क्या दिक्कत है? इसलिए वो आपको ये बताता ही नहीं। वो केस क्या होते हैं, वो कहता है जी लाख रुपए दो हर साल के, 38 लाख रुपए मेरे पास आपके आ गए, मैं आपको 38 साल बाद 1 करोड़ रुपए दे दूंगा उसका, या 1.5 करोड़ रुपए दे दूंगा, आप खुश हो, यू आर हैप्पी, नथिंग लाइक दैट, कि जी इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट वो आपको कौन सी पॉलिसी बेच रहा है? वही वही लाख रुपए वाली सीधी सीधी। तो वो क्या उसमें अब जो है जीएसटी रूल्स क्या कहते हैं, द वैल्यूएशन इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ प्रीमियम पेमेंट, कि आपने प्रीमियम कितना किया। फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम दोगे, पहली साल जब पॉलिसी खरीदोगे, तो 25% ऑफ द प्रीमियम जो होगा, जो प्रीमियम दिया है उसका 25% जो है वो वैल्यू है। और सब्सिक्वेंट ईयर ऑनवर्ड्स मींस हर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें साल के लिए 12.5% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम अमाउंट चार्ज, जितना भी प्रीमियम दिया है उसका 12.5% जो है वो वैल्यू 12.5%। तो आपको ये दो टेबल याद रखने हैं, एक का 25, एक का 12.5, और आपको क्लियरली गिवन है तो जो मोर्टेलिटी प्रीमियम है वो, और नीचे जो लिखा है नथिंग कंटेन्ड इन द अबव सब रूल shall apply where the entire premium paid by the policy holder is only towards the risk cover in life insurance, यानी कि आपने टर्म प्लान लिया, ठीक है बच्चे। और आपने एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, जो मेरी एडवाइस आपको, आपने जो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करनी है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? वो टर्म प्लान। और वो जब टर्म प्लान लेने का टाइम आएगा, नंबर मेरा आपके पास होएगा, मेरे को, मैं रहता हूँ, आपको और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए फोन करके पूछ लेना कि मैं ये 1 लाख के बदले में 1 करोड़ वाली पॉलिसी क्यों ना लूं, खाली 1 लाख रुपए, मतलब ये 3,80,000 रुपए पानी में क्यों बहा दूं? वाई डिड यू टेल अस दैट? अगर हम बीच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपस में एक दूसरे के साथ ना पढ़े तो, अदरवाइज पढ़ लिए तो आपको मैं चीज 2-3 घंटे में समझा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चले आगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, 3 रूल क्लियर हो गया, 32(2) क्लियर हो गया, 32(3) क्लियर हो गया, 32(4) भी क्लियर। चले आगे। यस सर। 32(5) क्लियर करके आज की क्लास खत्म करेंगे, बट 32(5) समझे। थर्टी टू फाइव जो है हमारा है कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं विच इज डीलिंग इनटू सेकंड हैंड गुड्स, मींस हम सेकंड हैंड डीलर हैं, सेकंड हैंड प्रोडक्ट के डीलर हैं। नॉर्मली इस केस में जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है कार। सेकंड हैंड कार्स बहुत बिकती हैं, सेकंड हैंड कार बिकती हैं, सेकंड हैंड ट्रक बिकते हैं, बसें बिकती हैं, ये बहुत कॉमन सी चीज है। जनरली ये जो है
वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी नहीं बिकती है। मींस ऐसा कम ही होता है कि आप किसी डायरेक्ट, आपने अपनी कार बेचनी है या आपने अपनी बस बेचनी है, आपके पास कोई कंज्यूमर आ जाए डायरेक्टली, ऐसा भी कम होता है। ये आप जनरली किसी डीलर को बेचते हो। कार जो है वो आजकल तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बन गया है। जैसे कंपनीज का नाम आपने सुना होगा, कार्स 24 करके है। कार्स 24 के अलावा स्पिनी करके एक कंपनी है। तो ये 3-4 बड़ी-बड़ी कंपनीज बन गई हुई हैं, जिसमें ये आपसे कार खरीद लेते हैं। आपने कार बेचनी है तो मारुति की ट्रू वैल्यू करके भी एक कंपनी है। हर एक जैसे आपकी होंडा की भी वैसे ही कोई कंपनी है, हिंडई की भी कोई कंपनी है, और ये जो जनरल है ही है, कार 24 और स्पिनी, ये तो है ही है। आप इनको कार बेच देते हो अपनी पुरानी कि ये भाई मेरी कार पकड़ 2 लाख रुपए की। ये बंदा 2 लाख रुपए की आपसे कार लेने के बाद आगे 2.5 लाख रुपए में बेच देता है। तो अगर आपसे इसने कार सेकंड हैंड जो है वो 2 लाख में खरीदी है और आगे 2.5 लाख रुपए में बेची है, तो जो जीएसटी, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी इसमें, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई जो होगी, दैट विल बी 50,000 इन दिस इंस्टेंट केस। मींस 2 लाख वाली चीज खरीदी, 2 लाख की खरीदी, 2.5 लाख में बेची, यानी कि डिफरेंस बिटवीन दी सेलिंग प्राइस एंड दी परचेज प्राइस, वही वैल्यूएशन। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस, दैट इज द डिफरेंस। वो अगर नेगेटिव है, मींस पता चला, कई बार गलती भी हो जाती है ना, आपने अगर कार जो है वो हल्की महंगी खरीद ली, मींस कार जो है वो आपने खरीदी, वो घटिया थी और आपने महंगी खरीद ली, मींस आपने कार 2.5 लाख रुपए की खरीद ली। जब आप कस्टमर को बेचने जा रहे हो तो वो बिकी नहीं रही, उसका जो है वो 1.5 लाख रुपए से ऊपर कोई दे के नहीं राजी होता। कोई एक बुद्धू कस्टमर आ गया, वो कह रहा है मैं जी इसके 2 लाख दे सकता हूँ, आपने चुपचाप बेच दी कि जा यार ले जा। अब 2.5 लाख की खरीद के अगर 2 लाख में बेची, तो 50,000 रुपए का घाटा पड़ा आपको। यहाँ घाटा नहीं माना जाएगा। इसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो जीरो होगी। नेगेटिव वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं हो सकती है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी जीरो, यानी कि जीएसटी चार्ज नहीं करना होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई जीरो है तो। यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई पॉजिटिव होगी, यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई जीरो होगी। The rule is a concession provided to the dealers in used goods। जो भी यूज्ड गुड्स है, वो फर्नीचर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कार ही हो या ट्रक ही हो या बस हो, दैट कैन बी फर्नीचर ऑल्सो, और दैट कैन बी समथिंग लाइक एयर कंडीशनर पुराने बेचे जा रहे हैं, टेलीविजन पुराने बेचे जा रहे हैं, कई तरह की मार्केट्स हैं। तो इट्स डिजाइन टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन। बनाया क्यों है? ताकि डबल टैक्सेशन ना लगे। जब आपने नया प्रोडक्ट खरीदा था तब जीएसटी ले लिया था ना, अब पुराने पे दोबारा क्यों ले रहे हो? तो पुराने पे दोबारा आप तभी ले रहे हो अगर उसमें डीलर ने वैल्यू ऐड करी है। 2 लाख की खरीद के 2.5 लाख की बेच दी, 2 लाख की खरीद के 3 लाख की बेच दी, उसी केस में कर। एज द गुड्स have already borne tax during the first supply, the rule applies under the following strict conditions: the dealer is engaged in the business of buying and selling used goods, मींस सेकंड हैंड गुड्स बेच रहे हैं, ये खाली डीलर्स के लिए है। हम अगर वन ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमारे लिए जीएसटी नहीं है इसमें एप्लीकेबल, कोई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन अलग से नहीं निकालनी। द गुड्स आर सप्लाइड एज सच मींस जैसे खरीदी है वैसे ही बेच दी, या फिर आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग, मींस छोटे मोटे चेंजेस कर दिए। मींस कहीं से पेंट उखड़ रहा था कार का, आपने पेंट कर दिया, रीपेंट करवा दिया। दरवाजा डेंट हुआ था, आपने दरवाजा रिपेयर करवा दिया, दोबारा पेंट कर दिया। तो ये माइनर चेंजेस करने के बाद आपने वो चीज दोबारा बेच दी। इट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर चेंज नहीं हो रहा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द डीलर हैज नॉट क्लेम्ड एनी इनपुट। जो डीलर जिसने वो कार खरीदी थी सेकेंड हैंड, उसने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना, उसका आईटीसी नहीं लेके बैठा हुआ उसका वो, on the purchase of the goods. If these conditions are met, the value of supply is the difference between the selling price and the purchase price of the goods. So value of the supply is equal to selling price minus purchase price. If the result of the above calculation is negative, the value is considered to be zero. Repeat हो गई ये बात जो मैंने अभी बिना पढ़े बोली थी, वही दोबारा लिखा हुआ है। So no GST is payable. ये point भी clear हो गया। The dealer can't adjust this negative amount against any other taxable value. ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, इस पे मैंने कुछ नहीं बोला था। मींस आपने 3 कारें खरीदी हैं, 3 कारें खरीदी, एक कार जो है वो, तीनों कारें आपने 3-3 लाख की खरीदी, तीनों कारें आपने 3-3 लाख की खरीदी। पहली कार जो आपने खरीदी वो आपने बेची 2.5 लाख की,
तो इसमें घाटा पड़ गया आपको 50,000 रुपए का। मीन्स 3 लाख की खरीदी थी, 2.5 लाख की जो है वो बेची। दूसरी कार आपने जो है वो बेची 3.5 लाख की। तीसरी कार जो है वो आपने बेच दी 3 लाख की। तो अब इस केस में तो आपका ये लगता है ना कि मीन्स यहाँ पे 50,000 का घाटा पड़ गया, यहाँ 50,000 का फायदा हो गया, यहाँ ना घाटा ना फायदा। तो जीएसटी की वैल्यू कितनी बनी? जीएसटी की वैल्यू फिर भी 50,000 रुपए बनेगी। ये जो नेगेटिव वैल्यू है, दिस नेगेटिव डेसिमेट्स टू जीरो। यहाँ पर इस नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि इन दोनों को आपस में जोड़ के जीरो कर देंगे हम। इस 50,000 रुपए के ऊपर जीएसटी देना ही देना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। इसको हम मार्जिन स्कीम भी यस कहते हैं। सर। वैल्यूएशन ऑफ सेकंड हैंड वाली जो ये है, वी कॉल इट मार्जिन स्कीम आल्सो। मींस दिस इज अ सेल अंडर मार्जिन स्कीम। पॉइंट ध्यान रखना है, मार्जिन स्कीम। उसने कई बार सेकंड हैंड वाला क्वेश्चन ही नहीं पूछना आपने, उसने सीधा कहना है मार्जिन स्कीम क्या होती है। भी मार्जिन स्कीम के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, भूल नहीं जाना वहां पे मार्जिन स्कीम क्या होती है। ठीक है जी? यस सर। यस सर। गुड गुड। अब इस वाले में जो लास्ट पॉइंट है वो कवर करके जो है आज की क्लास हम खत्म कर रहे हैं। आई थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स जो हमारे पास बचे हुए हैं। तो इस वाले में क्या है कि आप कई बारी जो है मींस दिस अगेन इज ट्रू फॉर बेसिकली व्हीकल्स ओनली। आप गाड़ी खरीद तो लाते हो या आप गाड़ी बेच देते हो एज ए फाइनेंसर, मगर एज ए फाइनेंसर आपकी कई बार जो किस्त है वो नहीं आती है। अब अगर किस्त नहीं आती है, इंस्टॉलमेंट जो आपको कार की मिलनी चाहिए वो नहीं आती है, तो आप गुड्स को रीपोजेस कर लेते हो। आपने वो एक चैप्टर अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, हायर परचेज वाला। हायर परचेज के अंदर जो है रीपोजेशन ऑफ गुड्स जो होता है, तो ये रीपोजेशन ऑफ गुड्स जो है वो ऐसे ही ट्रीट किए जाते हैं जैसे इट इज अ परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। वो गुड्स जो है वो सेकंड हैंड गुड्स की तरह ही माने जाते हैं। तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी? वैल्यूएशन ऑफ सेकंड हैंड गुड्स व्हेन द गुड्स आर रीपोजेस्ड, जब हमने रीपोजेस कर लिए हैं। तो इस केस में व्हेन लेंडर रीपोजेसेस गुड्स फ्रॉम अ डिप, तो इसकी बेसिकली परचेज प्राइस क्या माननी है, हमने ये चीज देखनी है कि परचेज प्राइस क्या है। क्योंकि जितने की परचेज करी और जितने की सेल करी, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो तो वैल्यूएशन है ही है। तो परचेज प्राइस क्या है वो देखिए, क्योंकि इस केस में वो खरीद के नहीं लाया है। पिछले वाले जो केस था हमारा, उसमें तो वो खरीद के लाया था ना, डीलर ने किसी कस्टमर से खरीदा था और आगे किसी कस्टमर को बेच दिया था। यहाँ तो वो अपने जिसको गाड़ी बेची हुई थी उसकी गाड़ी उठा लाया कि भाई तूने मेरी 3 किस्तें नहीं दी या 2 किस्तें नहीं दी, अब ये गाड़ी मेरी हो गई। एज पर एचपी एग्रीमेंट है हमारा। तो वहां पर तो अब तो ये सिंपल सा केस है। तो इस केस में क्या होना है, इस केस में आपको पर क्वार्टर, जितने भी क्वार्टर जो है आपकी गाड़ी पुरानी होती जा रही है, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब बोरोअर बाइज ए कार फॉर ₹10 लाख, 10 लाख रुपए में उसने एक कार खरीदी थी और 1 अप्रैल को खरीदी थी। The borrower defaults on the loan and the car is repossessed by the bank on 15th October 2024। मीन्स 15 अक्टूबर को जो है वो बायर जो है उसने जो कार है वो एंड द कार इज रीपोसेस, 15 अक्टूबर को वो गाड़ी वापस उठा लाया। द बैंक सेल्स द कार इन नवंबर 2024, नवंबर में उसने वो गाड़ी बेच दी। तो क्वार्टर कितने हो गए इसमें? सबसे पहले तो हमने क्वार्टर निकालने हैं। एक क्वार्टर हो गया आपका अप्रैल से लेके जून तक का क्वार्टर 1, जुलाई से ले तक सितंबर तक क्वार्टर 2, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक क्वार्टर 3 होता है। तो ये अक्टूबर में जैसे ही एंटर करता है थर्ड क्वार्टर मान लिया जाता है। और ये क्वार्टर कंप्लीट कहां मानना है? जिस दिन गाड़ी बेच दी रीपोजेस करने के बाद। यहाँ नवंबर में ही बिक गई तो ये 3 क्वार्टर हो गए। अगर ये गाड़ी नवंबर की जगह जनवरी में बिकी होती तो क्वार्टर हो जाते हैं 4। तो अब इस 10 लाख रुपए के ऊपर अब हमने डिस्काउंटिंग करनी शुरू करनी है कि वैल्यू ऑफ कार कितनी हो गई। तो पहले क्वार्टर का 5%, हर क्वार्टर का 5%। तो पहले 3 क्वार्टर हुए हैं तो 3 क्वार्टर का हो गया 5% इंटू 3, यानी कि 15%। 15% से वैल्यू डिस्काउंट कर दो। 15% ऑफ 10 लाख कितना हो गया? 1.5 लाख। ठीक है जी। 15% ऑफ 10 लाख इज 1.5 लाख, तो 1.5 लाख। और बेची थी हमने 10 लाख की, तो 10 माइनस 1.5 जो है वो हो गया 8.5 लाख। तो ये गाड़ी की जो रिपोजिशन वैल्यू है वो 8.5 लाख। अब अगर ये कार जो है मेरी 9 लाख रुपए में बिक गई, अगर ये कार मैंने 9 लाख रुपए में बेची,
9 लाख में बेची और ये गाड़ी मेरी रीपोजेस कितने की मानी जाएगी, ये 8.5 लाख की मानी जाएगी, तो 50,000 रुपए जो है वो मेरी वैल्यूएशन, उस 50,000 रुपए के ऊपर मेरे को जीएसटी दे। यही कार अगर मेरी 9 लाख की जगह 8 ही लाख की बिकी तो फिर मेरी जीएसटी की लायबिलिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि मेरी वैल्यूएशन जो है वो नेगेटिव है या नेगेटिव और जीरो है। इज इट क्लियर? पॉइंट क्लियर है जी ये 5% वाला रूल? यस सर, यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार इस स्लाइड को अपन पढ़ लेंगे जाके घर पे अच्छी तरह से बैठ के, और वी आर गुड टू गो। इस रूल्स को, मेरे ख्याल में बचे हुए रूल्स जो हैं वो 1 या 2 ही हैं, उसको करने में हमें बड़ी मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे अगली क्लास में, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर मींस, या तो हम जो है वो क्लास अगली जो है वो डिस्कस करेंगे on returns, how the returns are filed and what returns are filed, or we will go with the topic with the bigger depth जो input tax credit है। दोनों में से कोई एक जो है वो ले लेंगे। it's your call। मेरे को हल्का सा बता देना कि डोज हैवी चाहिए या लाइट चाहिए, उस हिसाब से हम कर लेंगे। मेरे को कल तक जो है टेक्स्ट कर देना, so that I get ready to deliver either of the two। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो इंटरेस्टिंग है, और जो रिटर्न्स वाला चैप्टर है वो लाइट है मगर याद करने वाला है, उसमें तारीखें याद करनी है। तो दोनों ही पढ़ने तो हमने दोनों ही है, किसको पढ़ना है ज्यादा शिद्दत के साथ मुझे फर्स्ट हाफ तक मैसेज कर देना, मैं पहले जो 10 मैसेज आ जाएंगे उस हिसाब से ही आगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सर गुड नाइट। हाँ जी बोलो। सर नोट्स जीएसटी के नोट्स शेयर कर देना प्लीज। अच्छा कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ नोट्स शेयर। नो वरीज। सर इस संडे इनकम टैक्स की क्लास लोगे आप सर? हाँ इस संडे ले लूंगा, ओके सर। इस संडे ले लूंगा, अगले संडे नहीं लूंगा। अगले संडे की जगह बीच में एक दिन रख लेंगे, मे बी वेडनेसडे रख लेंगे।